कभी कभी जब मैं डेनमार्क की कोपेनहेगन जैसे किसी शहर की तस्वीरें देखती हूँ, एकदम साफ सड़कें, हर जगह पब्लिक टॉयलेट, लोग शांति से अपनी लेन में चल रहे हैं। और फिर मैं भारत के किसी भी बड़े शहर के बारे में सोचती हूँ, कूड़े के ढेर, दीवारों पर पान के दाग और वो ट्रैफिक का शोर। तो लगता है कि क्या हम लोगों में कोई बुनियादी कमी है? क्या हमारे अंदर सिविक सेंस का सॉफ्टवेयर ही नहीं है? ये सवाल सबके मन में आता है। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस सोच को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि मामला इतना सीधा नहीं है। बिल्कुल, और यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। अक्सर क्या होता है कि हम इस बहस को लोगों में सिविक सेंस की कमी है कहकर खत्म कर देते हैं। हाँ, ये बहुत आसान जवाब है। बहुत आसान। लेकिन जो मटेरियल आपने भेजा है वो एक ज्यादा गहरी तस्वीर दिखाता है। ये किसी एक वजह का नतीजा नहीं है, बल्कि 3 आपस में जुड़ी हुई समस्याओं का एक जाल है। 3 समस्याएं। और आपसी जुड़ाव की एक गहरी कमी। आज हम इसी जाल को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर इसे खोलते हैं। पहली परत, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में बताया गया है, वो है हमारी मानसिकता, जिसमें जातिवाद और वर्गवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। मुझे एक बात हमेशा से बहुत अजीब लगती है। हम कूड़ा फैलाते हैं, लेकिन जो उसे उठाने आता है उसे हम कूड़े वाला कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच उस हजारों साल पुरानी व्यवस्था से आती है जहां समाज के कुछ कामों को गंदा या नीचा मान लिया गया और उन्हें एक खास जाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया। बिल्कुल। एक लेख में भंगी शब्द का जिक्र है, जिसे आज भी एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब सफाई जैसा जरूरी काम शर्म से जुड़ जाए तो समाज का एक बड़ा हिस्सा खुद को इससे मानसिक रूप से अलग कर लेता है कि ये उनका काम नहीं है। ये उनका काम ही नहीं है, ये किसी और का काम बन जाता है। और ये किसी और वाली सोच, ये तो रोज की जिंदगी में दिखती है। कई सोसाइटियों में आज भी घरेलू कामगारों के लिए अलग लिफ्ट होती है, उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक मानसिक विभाजन है। ये कहता है कि हम और वो अलग हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही विभाजन एक गहरी उदासीनता को जन्म देता है। आपके भेजे गए स्रोतों में झारखंड का एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण है। हाँ, मैंने पढ़ा था। वहां एक दलित महिला को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने एक दुकानदार के यहाँ मुफ्त में सफाई करने से मना कर दिया था। ये तो भयानक है। और ये घटना गरीबी या मजदूरी का मामला नहीं है, यह इस मानसिकता का विभत्स रूप है जहां किसी व्यक्ति का सम्मान उसके काम से तय होता है और सफाई के काम को सम्मान के लायक ही नहीं समझा जाता। इस तरह की घटनाएं सिर्फ मानसिकता की समस्या नहीं दिखाती, ये इस पर भी रोशनी डालती हैं कि जब सरकारी सिस्टम लोगों को बुनियादी सुरक्षा देने में नाकाम होता है तो ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल। और यही हमें हमारी दूसरी बड़ी समस्या पर लाता है, सरकारी व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की नाकामी। हाँ, क्योंकि मानसिकता और व्यवस्था ये दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आप सोचिए, अगर किसी शहर में साफ सुथरे और इस्तेमाल करने लायक पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं तो लोग क्या करेंगे? कहीं भी चले जाएंगे। बिल्कुल। एक रिपोर्ट में एक बंद पड़े पब्लिक टॉयलेट की तस्वीर है जिसकी दीवारों पर लोग पेशाब करने को मजबूर हैं। अब आप इसे लोगों की बुरी आदत कहेंगे या सिस्टम की नाकामी? लेकिन क्या हम सारा दोष सिस्टम पर डाल सकते हैं? फ्लाईओवर का डिजाइन खराब हो सकता है, पर गलत साइड से गाड़ी चलाने का फैसला तो ड्राइवर का अपना होता है ना, है ना? आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन इसे इस तरह से देखिए, जब सिस्टम लगातार लोगों को निराश करता है तो लोग भी सिस्टम का सम्मान करना छोड़ देते हैं। जब आपको पता है कि सड़क पर गड्ढे हैं, फुटपाथ पर कब्जा है और ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही, तो आपका दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आप बस निकलना चाहते वहां से। आप नियम तोड़ने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि नियमों का पालन करने से आप पीछे रह जाएंगे। रिसर्च भी इस ओर इशारा करती है कि खराब डिजाइन वाला शहरी ढांचा लोगों में तनाव और आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा देता है। एक लेख में एक व्यंग्य था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा? लगता है पुरानी जनता को फेंककर अमेज़न से नई जनता ऑर्डर करनी पड़ेगी। हाँ, वो मजाक असल में इस पूरी बहस पर एक तीखा तंज है कि समस्या जनता में नहीं, उस माहौल में है जो हम उन्हें दे रहे हैं। सही बात है। और ये माहौल ही हमें तीसरी और शायद सबसे उलझी हुई समस्या पर लाता है, वो है आपसी सहानुभूति और सामुदायिक भावना की कमी। एम्पैथी। हाँ, स्रोतों में अमीर लोगों के बबल का जिक्र है। वे करोड़ों के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं जहां अंदर सब कुछ है, जिम, पूल, क्लब हाउस, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स की दीवार के ठीक बाहर झुग्गियों की लाइन या कूड़े का ढेर हो सकता है।
उन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनका समुदाय उस चारदीवारी के अंदर ही खत्म हो जाता है। शहर की सड़कें, पार्क या बाजार उनके अपने नहीं हैं। वो बस रास्ते हैं। हाँ, वो बस एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते हैं। यहाँ सहानुभूति का मतलब समझना बहुत जरूरी है। सहानुभूति सिर्फ मतलब दया या अफसोस की भावना नहीं है, ये एक क्रिया है। क्रिया कैसे? ये इस सोच में है कि मेरे इस काम का दूसरे पर क्या असर होगा। जब आप सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं तो सहानुभूति का मतलब है ये सोचना कि इसे किसी और इंसान को अपने हाथों से उठाना पड़ेगा। क्या इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण है? मतलब ये रोजमर्रा के जीवन में कैसे दिख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे तरीकों से। रेस्टोरेंट में खाना खत्म होने के बाद अपनी प्लेटों को एक जगह इकट्ठा करके रख देना ताकि वेटर को आसानी हो। हाँ, ये तो मैं करती हूँ। या मॉल में घुसते हुए अपने पीछे आ रहे अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा कुछ सेकंड के लिए पकड़ कर रखना। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये इस मानसिकता को दर्शाती हैं कि हम सब इस जगह को साझा कर रहे हैं। जब ये सोच गायब हो जाती है तो शहर सिर्फ एक भीड़ बनकर रह जाता है, समुदाय नहीं। तो अगर समस्या इतनी गहरी और बहुस्तरीय है, मानसिकता, सिस्टम, सहानुभूति की कमी, तो फिर इसका समाधान क्या है? शुरुआत कहाँ से की जाए? स्रोतों के अनुसार पहला कदम सरकार और प्रशासन को ही उठाना होगा। आप लोगों पर जुर्माना तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप उन्हें सही काम करने की सुविधा न दें। मतलब पहले सुविधा फिर सजा। हाँ, हर गली में कूड़ेदान, हर बाजार में साफ शौचालय और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ, ये सबसे पहली जरूरत है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे अपने देश में मौजूद है। कहाँ? दिल्ली मेट्रो या किसी अच्छे एयरपोर्ट पर देखिए, वही लोग जो बाहर सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं वहां पर सफाई का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह पहले से साफ है, वहां एक माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। इसे समाजशास्त्र में ब्रोकन विंडोज थ्योरी के एक रूप में देखा जा सकता है। अच्छा। सिद्धांत यह है कि अगर किसी इमारत में एक खिड़की टूटी छोड़ दी जाए तो जल्द ही बाकी खिड़कियां भी तोड़ दी जाएंगी। मतलब गंदगी और गंदगी को खींचती है। हाँ, अव्यवस्था और गंदगी और ज्यादा अव्यवस्था को जन्म देती है। इसके विपरीत एक साफ और व्यवस्थित माहौल लोगों को बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इसे हर्ड मेंटालिटी का एक सकारात्मक उपयोग कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला कदम हुआ बुनियादी ढांचा सुधारना, लेकिन मानसिकता का क्या, जो सालों से जमी हुई है, उसे कैसे बदलेंगे? उसके लिए एक दो तरफा रणनीति चाहिए। शिक्षा और प्रणाली। शिक्षा की शुरुआत बचपन से होनी चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम में सिविक सेंस को सिर्फ एक अध्याय के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक गतिविधि के तौर पर शामिल करना होगा। बच्चों को सिखाना होगा कि सफाई करने का काम सम्मानजनक है। बिल्कुल। और दूसरा, एक मजबूत प्रणाली बनानी होगी। एक ऐसा सिस्टम जहां नियम तोड़ने पर पकड़े जाने का डर हो। लेकिन क्या सिर्फ डर ही काफी है? भारत में कानून तो बहुत हैं, पर उनका पालन नहीं होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रिसर्च बताती है कि सजा की कठोरता से ज्यादा पकड़े जाने की निश्चितता मायने रखती है। अच्छा। भले ही सड़क पर थूकने का जुर्माना 5,000 की जगह सिर्फ 500 रुपए हो, लेकिन अगर लोगों को ये विश्वास हो कि वो 10 में से 9 बार पकड़े जाएंगे तो वो नियम नहीं तोड़ेंगे। और अभी स्थिति उल्टी है। अभी स्थिति उल्टी है। जुर्माना बड़ा हो सकता है, लेकिन पकड़े जाने की संभावना लगभग 0 है। तो प्रणाली का मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कैमरों का नेटवर्क और नियमों का बिना किसी भेदभाव के पालन करवाना। ठीक है, शिक्षा और सजा की बात समझ आती है, लेकिन क्या लोगों को सही काम करने के लिए प्रेरित करने का कोई और तरीका नहीं है? क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है जहां लोग डर से नहीं, बल्कि एक सकारात्मक प्रेरणा से नियमों का पालन कर रहे हो? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। आपके भेजे गए मटेरियल में डेनमार्क के मॉडल पर काफी विस्तार से बात की गई है। हाँ। वहां लोग घर पर ही कूड़े को 10 अलग-अलग श्रेणियों में छांटते हैं। प्लास्टिक, कागज, मेटल, ग्लास, यहाँ तक कि टेक्सटाइल और खतरनाक कचरे के लिए भी अलग डिब्बे होते हैं। 10 श्रेणियां? यहाँ तो गीले और सूखे कचरे को अलग करना ही एक चुनौती है। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या कोई सजा है? सजा से ज्यादा वहाँ एक सिस्टम है जो इसे आसान और फायदेमंद बनाता है, जैसे उनका पैंट सिस्टम। पैंट सिस्टम? हाँ, PANT। ये लाजवाब है। डेनमार्क में जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल खरीदते हैं तो आप उसकी कीमत के साथ एक छोटी सी रकम, मान लीजिए 10 रुपए, डिपॉजिट के तौर पर देते हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वहां खाली बोतल की भी कीमत होती है? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये असल में काम कैसे करता है? हर सुपरमार्केट के बाहर रिवर्स वेंडिंग मशीनें लगी होती हैं। जब आप अपनी खाली बोतल उस मशीन में डालते हैं
तो वो उसे स्कैन करती है और आपको आपके 10 रुपए का कूपन वापस दे देती है। और उस कूपन का क्या कर सकते हैं? उसे आप अपनी अगली खरीदारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोचिए, कोई भी व्यक्ति 10 रुपए की कीमत वाली बोतल को सड़क पर क्यों फेंकेगा? सही बात है। ये सिस्टम सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं है, ये मनोविज्ञान का शानदार इस्तेमाल है। लोग 10 रुपए कमाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी अपने दिए हुए 10 रुपए डूबने से बचाने के लिए करेंगे। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं शायद। बिल्कुल, नुकसान से बचने की चाह। ये सिस्टम जुर्माने के डर से नहीं, बल्कि अपने पैसे वापस पाने की छोटी सी खुशी और एक आसान प्रक्रिया से चलता है। ये तो वाकई कमाल है। क्या और भी ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं। जापान का उदाहरण लीजिए, वहां उसोजी नाम की एक परंपरा है जिसका मतलब है बड़ी सफाई। उसोजी? इसके तहत स्कूलों में बच्चे हर रोज लंच के बाद मिलकर अपने क्लासरूम, कॉरिडोर और यहाँ तक कि टॉयलेट भी साफ करते हैं। वहां कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता। बच्चे स्कूल में टॉयलेट साफ करते हैं? यहाँ भारत में तो शायद माता पिता हंगामा कर देंगे कि ये हमारे बच्चों का काम नहीं है। हो सकता है। इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। जब बच्चे बचपन से ही उस जगह को साफ करते हैं जहां वे पढ़ते हैं, तो उनमें उस जगह के प्रति अपनेपन और साझा जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। वे सीखते हैं कि सफाई करना किसी की जाति या वर्ग से जुड़ा काम नहीं, बल्कि एक बुनियादी जीवन कौशल है। माना जाता है कि यही बच्चे बड़े होकर सार्वजनिक संपत्ति का ज्यादा सम्मान करते हैं। ये तो मानसिकता को जड़ से बदलने वाला तरीका है। और कोई अनोखा सिस्टम? स्विट्जरलैंड का पे एज यू थ्रो सिस्टम भी काफी प्रभावी है। वहां आप अपना कूड़ा किसी भी थैली में फेंक नहीं सकते। तो फिर आपको नगरपालिका द्वारा बनाए गए खास महंगे बैग खरीदने पड़ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिसाइकलिंग की सुविधा लगभग हर जगह मुफ्त है। अच्छा, तो लोगों के पास एक सीधा आर्थिक प्रोत्साहन होता है। बिल्कुल, जितना ज्यादा आप रिसाइकिल करेंगे उतना कम कूड़ा आपके घर में जमा होगा और आपको उतने ही कम महंगे बैग खरीदने पड़ेंगे। ये लोगों को जिम्मेदार उपभोक्ता बनने के लिए प्रेरित करता है। और सिंगापुर का हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम, वो क्या है? सिंगापुर अपनी सफाई के लिए मशहूर है और वे इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। वहां रेस्टरूम एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर पब्लिक टॉयलेट्स का ऑडिट करती है। ऑडिट टॉयलेट्स का? हाँ, और उन्हें सफाई, डिजाइन और सुविधाओं के आधार पर 3, 4 या 5 स्टार की रेटिंग देती है। जिन टॉयलेट्स को अच्छी रेटिंग मिलती है, उन्हें हैप्पी टॉयलेट का लोगो लगाने का अधिकार मिलता है। तो ये एक तरह से गर्व की बात हो जाती है। हाँ, मालिकों के लिए गर्व की बात और नागरिकों के लिए एक भरोसे का प्रतीक। ये दिखाता है कि वे हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सार यही निकलता है कि सिविक सेंस कोई जादुई चीज नहीं है जो कुछ देशों के लोगों में जन्म से होती है और कुछ में नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी इकोसिस्टम, एक पूरी प्रणाली का नतीजा है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिकों को सही काम करने के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, मतलब अच्छा बुनियादी ढांचा। बचपन से सही मूल्य सिखाए जाते हैं, यानी शिक्षा। गलत काम करने पर पकड़े जाने का डर होता है, यानी एक मजबूत प्रणाली। और सही काम करने के लिए छोटी छोटी प्रेरणाएं दी जाती हैं। हाँ, सहानुभूति और प्रोत्साहन। जब ये चारों चीजें एक साथ काम करती हैं, तो सिविक सेंस एक आदत बन जाता है, बोझ नहीं। ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। इसका मतलब है कि इसे बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। स्रोतों में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप का जिक्र है। पॉजिटिव फीडबैक लूप। हाँ, जब माहौल साफ और व्यवस्थित होता है तो लोगों में अपनेपन और सामुदायिक भावना बढ़ती है, और जब ये भावना बढ़ती है तो लोग उस माहौल को साफ रखने के लिए और ज्यादा प्रेरित होते हैं। ये एक सकारात्मक चक्र है। और अभी हम एक नकारात्मक चक्र में फंसे हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक नकारात्मक चक्र में फंसे हैं। गंदगी उदासीनता पैदा करती है और उदासीनता और गंदगी पैदा करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने आसपास, अपनी गली, अपनी सोसाइटी या अपने ऑफिस में इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने और एक सकारात्मक चक्र शुरू करने के लिए पहला सबसे छोटा कदम कहां और कैसे उठा सकते हैं।